नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस आप लोग समझते होंगे, तभी आप लोग थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस समझने जा रहे हैं, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आपको कम शब्दों में मैं बता दूं कि इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब है कि जब आप डोमेस्टिक कंट्री के अलावा किसी और कंट्री में भी जाके व्यापार या बिजनेस करते हैं या फिर आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, यानी कि सीधी सी बात है कि जब आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करते हैं उसको हम इंटरनेशनल बिजनेस का नाम देते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस की कितनी थ्योरीज हैं। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में 5 थ्योरीज को कवर करेंगे जो कि मेन थ्योरी भी है इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर, जिसमें सबसे पहली थ्योरी है मर्केंटिलिज्म की थ्योरी, दूसरी थ्योरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, तीसरी है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी और टू फैक्टर थ्योरी जिसे ओइलिन की थ्योरी भी कहते हैं, और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। बात करते हैं मर्केंटिलिज्म थ्योरी की। मर्केंटिलिज्म थ्योरी सीधी सी बात है कि वो थ्योरी जो आपको एक्सपोर्ट के लिए इनकरेज करे और इंपोर्ट के लिए डिस्करेज करे। सीधी सी बात है कि इकोनॉमिक थ्योरी एडवोकेटिंग दैट अ नेशन स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स वेल्थ। मर्केंटिलिज्म की थ्योरी एक नेशन के वेल्थ पर फोकस रहती है कि आपका जितना अच्छा वेल्थ होगा, यानी कि किसी देश के लिए उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वेल्थ है। मर्केंटिलिज्म थ्योरी एक्सपोर्ट पर ज़्यादा फोकस करती है कंपैरिजन टू इंपोर्ट। मर्केंटिलिज्म थ्योरी ट्रेड सरप्लस, मर्केंटिलिज्म थ्योरी का कहना है कि ट्रेड सरप्लस इसेंशियल है और इस थ्योरी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन काफ़ी ज़्यादा है इकोनॉमी को कंट्रोल करने में। और मर्केंटिलिज्म थ्योरी ये भी कहती है कि जो पॉलिसीज़ हैं आपकी कंट्री की, जैसे कि टैरिफ, सब्सिडी और तमाम जो भी आप टैरिफ लगा रहे हैं, वो सभी आपको एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज करने में सपोर्ट करें और इंपोर्ट को मिनिमाइज करने में। बात करते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की। यह थ्योरी एडम स्मिथ ने 1776 में दी थी। ये थ्योरी फोकस करती है कि जो देश जिस चीज़ को बनाने में एफिशिएंट है वो है प्रोडक्ट बनाए, यानी कि हर देश के पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, हर कंट्री सारी चीज़ें बना नहीं सकती। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कहती है कि जो चीज़ आप बेहतर और ज़्यादा बना सके उसको आप बनाइए, यानी कि कंट्री शुड स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स वेयर दे हैव एन एब्सोल्यूट इफिशियंसी एडवांटेज। मतलब कि वो गुड आप प्रोड्यूस करिए जिसमें आपके पास इफिशियंसी हो। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के अंदर प्रमोट होता है आपका फ्री ट्रेड, यानी कि पूरी तरह से दो देश आपस में फ्री ट्रेड करते हैं, ये लोग मानते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी समझाते हैं कि कंट्री ए है जो कि 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है वाइन के, और सेम रिसोर्सेज के साथ कंट्री बी वाइन के 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है। ऐसे में एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कहती है कि कंट्री ए को ही वाइन का प्रोडक्शन करना चाहिए, कंट्री बी ए से यह सामान इंपोर्ट करा लें। वहीं आप नीचे जो टेबल देख रहे हैं उस टेबल को अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें 2 कमोडिटी हैं, ए और बी। कंट्री ए 20 यूनिट बी की बना रही है, कंट्री ए यानी कि जो पहली कंट्री है वो ए के 10 यूनिट बना रही है और बी के 20 यूनिट बना रही है, और कंट्री जो 2 है वो है ए के 20 यूनिट बना रही है और बी के 10 यूनिट। तो कंट्री 1 से हम लोग बी कमोडिटी प्रोड्यूस कराएंगे और कंट्री 2 से हम ए कमोडिटी प्रोड्यूस कराएंगे, यानी कि जो देश जिस चीज़ को इफिशियंटली और इफिशियंसी से बना रहा होगा हम उससे वो कमोडिटी प्रोड्यूस कराएंगे। बाकी जो ए वाली कमोडिटी है वो हम कंट्री 1 से कहेंगे कि आप कंट्री बी से मंगा लीजिए, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इसी के तरह हम इस पर बेस्ड रहते हैं। आगे बात करते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी की। यह थ्योरी डेविड रिकार्डो ने 1817 में दी थी। ये थ्योरी एब्सोल्यूट थ्योरी को थोड़ा चैलेंज करती है और ये कहती है कि कई देश तो ऐसे हैं जो दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छे से नहीं बना पाते हैं, और जबकि कोई देश इतने भी इफिशियंट है कि वो कमोडिटी ए और कमोडिटी बी भी दोनों भी अच्छे से बना लेते हैं। यानी कि सीधी सी कहने का मतलब है कि अगर कोई डेवलप्ड कंट्री है
तो वो सारे गुड्स बहुत अच्छे से बना लेगी, और जो डेवलपिंग कंट्री है शायद वो उतनी इफिशियंसी से वो प्रोडक्ट नहीं बना पाए। A country has a comparative advantage in producing a good if it can produce it at a lower opportunity cost compared to another country, even if one country is more efficient in producing both good। हम इसमें ये कहते हैं कि उस देश को वो कमोडिटी ज़रूर प्रोड्यूस करनी चाहिए जो उसके हिसाब से लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे है। बाकी हो सकता है कि कोई दूसरा देश ऐसा भी हो जो दोनों कमोडिटी कंट्री ए से ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर रहा हो। आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि कंट्री ए कोई चीज़ एक दिन में 10 टन बना रही है और कंट्री बी वीट 6 टन पैदा कर रही है एक डे में, जबकि कंट्री ए क्लॉथ 5 यार्ड बना रही है और कंट्री बी 4 यार्ड। यानी कि आप दोनों केस में देख रहे होंगे तो कंट्री ए दोनों चीज़ें ज़्यादा बना रही है, 10 टन वीट भी पैदा कर रही है और 5 यार्ड क्लॉथ। दोनों केस में कंट्री ए आगे है। लेकिन कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी कहती है कि कंट्री ए 10 टन एक दिन में गेहूं बना रही है और एक दिन में 5 यार्ड क्लॉथ। यहाँ पे एजम्पशन ये है कि कोई आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं तो आप या तो वीट कर सकते हैं या क्लॉथ। तो वो कहते हैं कि कंट्री ए वीट ही पैदा करे, जबकि कंट्री बी जो कि 6 टन गेहूं कर रही है और 4 यार्ड क्लॉथ प्रोड्यूस कर रही है, वो भी अपनी इफिशियंसी से प्रोड्यूस करेगी। तो ऐसे केस में क्या रहता है कि जहाँ कंट्री ये दोनों चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन हम ये देखेंगे कि दोनों कंट्रियों में कौन सी चीज़ वो इफिशियंट। तो कंट्री बी से भी कहेंगे कि हम लोग वीट आप प्रोड्यूस करिए और कंट्री ए से भी कहेंगे कि आप भी वीट प्रोड्यूस करिए। अदर कंट्रीज होंगी जिनके पास क्लॉथ की अच्छी प्रोडक्शन होगी, हम उनसे इनका प्रोडक्शन करा लेंगे। सीधा सा मतलब है यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी कंट्री कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करे। इससे मतलब नहीं है कि कोई एक कंट्री दोनों चीज़ें ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि ये हमारे पास एजम्पशन है कि किसी के पास एक्सेसिव रिसोर्सेस नहीं है, क्योंकि लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेस हैं, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो अन्य रिसोर्सेस हो। बात करते हैं 2 फैक्टर थ्योरी की, जो कि ओलन की थ्योरी है। ओलन की थ्योरी कहती है कि जो देश कैपिटल ओहलिन की थ्योरी कहती है कि जिस देश के पास कैपिटल ज़्यादा है वो कैपिटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, और जिस कंट्री के पास लेबर है वो लेबर पर जो फोकस्ड गुड हैं उनको प्रोड्यूस करे। सिंपल सी बात है कि ओहलिन थ्योरी कहती है कि हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल, ये 2-3 फैक्टर होते हैं। अगर आप कैपिटल अबंडेंट कंट्री हैं, यानी कि कैपिटल आपके पास सफिशिएंट है, तो फिर आप कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाइए और उनको एक्सपोर्ट करिए। और लेबर अबंडेंट कंट्री है तो फिर आप लेबर इंटेंसिव गुड बनाइए। जैसे कि भारत लेबर इंसेंटिव कंट्री है और चाइना भी लेबर है, लेकिन यूएसए जो है वो कैपिटल है। तो यूएसए क्या बनाएगा? जो कैपिटल इंटेंसिव गुड होंगे। और इंडिया और चाइना क्या बनाएगा? इसलिए आप लोग देखते होंगे भारत में हैंडमेड जो क्राफ्ट हैं उनकी ज़्यादा शॉप्स आपको देखने मिलती हैं और वही ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन 2 फैक्टर थ्योरी को लियोन्टिफ पैराडॉक्स, एक शब्द याद रखिएगा कि लियोन्टिफ एक रिसर्चर था यूएसए का, जिसने जो ओहलिन की थ्योरी थी या 2 फैक्टर थ्योरी थी इसको चैलेंज किया। उसने चैलेंज कैसे किया? क्योंकि जो ओहलिन की 2 फैक्टर थ्योरी थी वो कहती थी कि वो कंट्री वो चीज़ एक्सपोर्ट करेगी जिसमें वो उसके पास ज़्यादा क्षमता होगी। अगर कैपिटल अबंडेंट कंट्री है तो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड प्रोड्यूस करेगी, और लेबर इंटेंसिव है तो वो लेबर इंटेंसिव गुड को एक्सपोर्ट करेगी। यूएस का उसने एग्जाम्पल भी लिया कि यूएस कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, इसलिए वो कैपिटल इंटेंसिव गुड प्रोड्यूस करेगी और उनको ही एक्सपोर्ट करेगी, और लेबर इंटेंसिव गुड को इंपोर्ट कराएगी। लेकिन लियोन्टिफ ने अपनी रिसर्च में क्या फाइंड किया कि यूएस इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव गुड एक्सपोर्ट हो रहे हैं और इंपोर्ट हो रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव गुड, जो कि ओहलिन की थ्योरी के बिल्कुल अपोजिट है। इस केस में ये जो है लियोन्टिफ की पैराडॉक्स, वो लियोन्टिफ पैराडॉक्स ने चैलेंज किया था ओहलिन की थ्योरी को। तो ये भी आपको एक फैक्टर याद रखना पड़ेगा। लास्ट बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो रेमंड ने दी थी 1966 में, और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इस चीज़ पर है, इस चीज़ पर फोकस करती है कि कोई कंट्री, डेवलपिंग कंट्री पहले एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, उसको अपनी कंट्री की डिमांड फुलफिल करती है, इसके बाद उसको अदर कंट्री में एक्सपोर्ट कराती है। लेकिन एक समय के बाद उस प्रोडक्ट की को
प्रोड्यूसिंग जो डेवलपिंग कंट्री है उनके पास प्रोडक्शन के लिए भेज देती है और वहाँ से अपने पास वो गुड इम्पोर्ट कराती है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में सबसे पहले क्या होता है कि भाई वो उसका इंट्रोडक्शन से डिक्लाइन फेज तक दोनों फेज होते हैं एक प्रोडक्ट के। मतलब कि शुरुआती में जब उसका प्रोडक्शन एक लेवल से बढ़ता चला जाता है और एक लेवल वो टॉप पे पहुंच जाता है और टॉप के बाद उसका प्रोडक्शन और डिमांड जो है वो गिरने लगती है। तो शुरुआती स्टेज में डेवलपिंग कंट्री डोमिनेट करती हैं इनोवेशन के थ्रू और लेटर स्टेज में उस प्रोडक्शन को मूव कर देती हैं डेवलपिंग कंट्री। तो प्रोडक्शन मूव होता है डेवलपिंग कंट्री के पास जहां पर लेबर कॉस्ट कम होती है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी ये कहती है कि पहले जो नया प्रोडक्ट होता है वो लॉन्च होता है डेवलप्ड कंट्री में और फिर वो अपनी नई टेक्नोलॉजी को फर्दर डेवलपिंग कंट्री को ट्रांसफ़र कर देते हैं, वहाँ से अपने पास इंपोर्ट कराने लगते हैं। और ये हमें बताते हैं कि हर प्रोडक्ट की 2 स्टेज होती हैं, अर्ली स्टेज और लेटर स्टेज। शुरुआती समय में वो डेवलप्ड कंट्री उस पर डोमिनेट करती हैं, लास्ट में उसको उन कंट्रीज़ के पास भेज देती हैं जहाँ पर लेबर का खर्चा कम है। तो आज आपने मर्केंटाइल थ्योरी पढ़ी है, आपने आज एब्सोल्यूट थ्योरी पढ़ी है, आपने आज कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी पढ़ी है, आपने आज ओहेलन की थ्योरी पढ़ी है और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी पढ़ी है। सीधे सीधे बात में तो मर्केंटिलिज्म थ्योरी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इस पर फोकस करती है। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ये बताती है कि जो गुड्स जो कंट्री ज़्यादा इफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है उसको वो गुड प्रोड्यूस करना चाहिए, बाकी अदर गुड उसको कहीं ना कहीं से इम्पोर्ट दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट कर लेना चाहिए। कंपैरेटिव एडवांटेज कहती है भले एक कंट्री दोनों चीज़ों में बहुत इफिशिएंट है लेकिन क्योंकि रिसोर्सेज कम है, लिमिटेड है, इसीलिए एक कंट्री दोनों चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकती या एक कंट्री सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो उस कंट्री को केवल वो चीज़ प्रोड्यूस करना चाहिए जिसको वो सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से प्रोड्यूस कर पा रहा है। जिसमें हमने एग्जाम्पल देखा था, कंट्री ए 10 टन गेहूँ और 5 यार्ड कपड़ा बना रहा था एक दिन में, तो हम उससे कहेंगे कि आप 10 टन गेहूँ प्रोड्यूस करिए। और कंट्री बी से भी हम कहेंगे कि अगर आप गेहूँ ज़्यादा पैदा कर पा रहे हैं तो गेहूँ ही 6 टन आप पैदा करिए। 2 फैक्टर थ्योरी हमसे ये कहती है कि अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है आपकी कंट्री के पास तो कैपिटल गुड बनाइए, और लेबर है तो लेबर इंसेंटिव गुड्स बनाइए, इंटेंसिव गुड बनाइए आप लोग। वहीं इसको लियोन्टिव पैराडॉक्स ने इसको चैलेंज किया था ओहेलन की थ्योरी को। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम अर्ली स्टेज से लेटर स्टेज प्रोडक्ट की देखते हैं जहाँ डेवलप्ड से डेवलपिंग कंट्री तक प्रोडक्ट कैसे शिफ्ट हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें फॉलो ज़रूर करें।